30 साल, कई एजेंसियां, कई देश, कई ऑपरेशन, कई रिपोर्ट, कई दावे, और फिर भी एक आदमी आज तक भारतीय कानून के सामने खड़ा नहीं हो पाया। सबसे अजीब बात यह है कि कई बार ऐसा लगा कि लोगों को पता है वह कहां है। कई बार उसके ठिकानों को लेकर दावे हुए, कई बार उसके नाम पर डोजियर बने, कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका जिक्र हुआ। लेकिन इसके बाद भी सवाल वही रहा, 30 साल से दाऊद पकड़ा क्यों नहीं गया? आज की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शिकार की कहानी है जो शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड, आतंक, पैसा, हवाला, राजनीति, कूटनीति, सीमाओं और खुफिया दुनिया के बीच उलझी हुई कहानी है। एक ऐसा नाम जिसे हर किसी ने सुना है लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा है। एक ऐसा आदमी जो कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नाम था लेकिन धीरे धीरे भारत के सबसे वांटेड नामों में शामिल हो गया। और उस आदमी का नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम कई दशकों से मुंबई के अंडरवर्ल्ड, संगठित अपराध और 1993 मुंबई धमाकों से जुड़ा रहा है। भारतीय एजेंसियों के अनुसार वह 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से जुड़े प्रमुख आरोपियों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस लिस्टिंग में भी दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम शामिल है, जहां उसे डी कंपनी और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क के संदर्भ में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन दाऊद की कहानी को समझने के लिए सिर्फ दाऊद को समझना काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि एक इंसान आखिर इतने सालों तक कानून की पकड़ से बाहर कैसे रह सकता है। क्या सिर्फ पैसा काफी था? क्या सिर्फ डर काफी था? क्या सिर्फ नेटवर्क काफी था? या उसके पीछे कुछ और बड़ा खेल था? अगर किसी मोस्ट वांटेड फुजिटिव को पकड़ना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, उसके पैसे के रास्ते देखे जाते हैं, उसके परिवार और करीबियों पर नजर रखी जाती है, उसके फोन, पासपोर्ट, संपत्तियां और पुराने संपर्क खंगाले जाते हैं, उसके दुश्मनों से जानकारी ली जाती है, उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जाती है। दाऊद के मामले में भी यही सब हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि दाऊद कोई सामान्य अपराधी नहीं था। वह एक ऐसा लक्ष्य था जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि एक गहरा नेटवर्क था। सिर्फ नेटवर्क नहीं, कई परतें थीं। फिल्म फाइनेंसिंग, सट्टा और अवैध धंधों के जरिए संगठित अपराध ने शहर की नसों में अपनी जगह बना ली थी। मुंबई बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था, और जहां पैसा होता है वहां अपराध भी अपना रास्ता खोज लेता है। इसी दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम धीरे धीरे उभरने लगा। शुरुआत में वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड के कई नामों में से एक था, लेकिन समय के साथ उसका नेटवर्क बढ़ा, उसकी पकड़ मजबूत हुई और डी कंपनी नाम का एक संगठित अपराध सिंडिकेट उसके नाम से जुड़ गया। लेकिन हर अपराध कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। दाऊद के मामले में वह टर्निंग पॉइंट था 12 मार्च 1993, मुंबई। उस दिन शहर ने वह देखा जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। मुंबई में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट्स हुए, अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। शहर की सड़कें, बाजार, इमारतें और लोगों की यादें हमेशा के लिए बदल गईं। इन धमाकों की जांच में भारतीय एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और डी कंपनी से जुड़े कई लोगों के नाम सामने रखे। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार 1993 मुंबई धमाके एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और दाऊद उस साजिश के प्रमुख आरोपियों में शामिल था। यहीं से दाऊद सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं रहा, वह भारत का मोस्ट वांटेड फुजिटिव बन गया। 1993 के बाद एजेंसीज का लक्ष्य सिर्फ उसके नेटवर्क को तोड़ना नहीं था, लक्ष्य था दाऊद तक पहुंचना। लेकिन एक शहर के अपराधी को पकड़ना और एक ऐसे फ्यूगिटिव को पकड़ना जो सीमाओं के पार जा चुका हो, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक लोकल क्रिमिनल अगर किसी शहर में छिपा हो तो पुलिस उसके फोन, परिवार, दोस्तों, पुराने ठिकानों और पैसों के रास्ते से उस तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी देश छोड़ चुका हो, कई आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर रहा हो, उसके पास भारी पैसा हो, लॉयल नेटवर्क हो और वह किसी दूसरे देश की जमीन पर हो, तो मामला केवल पुलिस का नहीं रहता, वह मामला बन जाता है कानून, कूटनीति, इंटरनेशनल प्रेशर और इंटेलिजेंस का। दाऊद के मामले में सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा है, वह है कहां? भारत ने कई बार दावा किया कि दाऊद पाकिस्तान में है,
भारत सरकार ने संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारत के गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कई बार यह कहा गया कि उसके पाकिस्तान में होने की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लंबे समय तक इस बात से इनकार किया कि दाऊद उसकी जमीन पर है। यही इस कहानी को और जटिल बना देता है। अगर कोई वांटेड फुजिटिव किसी दूसरे देश में मौजूद हो और वह देश आधिकारिक रूप से यह मानने से इनकार करे, तो उसे पकड़ना सिर्फ पुलिस ऑपरेशन नहीं रहता। फिर एक्स्ट्राडिशन की जरूरत होती है, डिप्लोमेटिक प्रेशर की जरूरत होती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात, उस देश की पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। अगर होस्ट कंट्री कोऑपरेशन न करे तो टारगेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही दाऊद के मैनहंट की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती रही है। अब सवाल उठता है, अगर एजेंसीज को उसकी लोकेशन का अंदाजा था तो ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन रियलिटी फिल्मों जैसी नहीं होती। किसी विदेशी जमीन पर जाकर किसी फ्यूजिटिव को पकड़ना कोई आसान चेस सीक्वेंस नहीं है। उसके बहुत बड़े डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन गलत निकली तो इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो सकता है। अगर टारगेट वहां नहीं मिला तो सोर्स एक्सपोज हो सकता है। अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। और अगर वह सचमुच किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो तो वहां पहुंचना लगभग असंभव हो सकता है। दाऊद के मामले में वर्षों में कई रिपोर्ट्स आईं। कभी कहा गया वह कराची में है, कभी उसके एड्रेसेस सामने आए, कभी दावा हुआ कि वह पाकिस्तान में सुरक्षित है, लेकिन कंट्रोल लेयर्स के जरिए होता है। लेकिन हर बार एक समस्या रही, सर्टेनिटी। किसी फुजिटिव को पकड़ने के लिए सिर्फ शहर का नाम काफी नहीं होता, सिर्फ यह दावा काफी नहीं होता कि वह किसी देश में है, सिर्फ पुराना एड्रेस काफी नहीं होता। जरूरत होती है एग्जैक्ट, एक्शनेबल, रियल टाइम इंटेलिजेंस की। वह अभी कहां है, किसके साथ है, किस सुरक्षा घेरे में है, कब बाहर निकलता है, किस नाम से रहता है, कितने लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या लोकल अथॉरिटीज कोऑपरेट करेंगी, क्या लीगल रूट अवेलेबल है? इन सवालों के बिना मैनहंट केवल रिपोर्ट बनकर रह जाता है। यही वजह है कि दाऊद धीरे धीरे एक आदमी से ज्यादा मिस्ट्री बन गया। हर कुछ साल में नया क्लेम, नई रिपोर्ट, नई लोकेशन, नया डैनियल, लेकिन फाइनल क्लोजर नहीं। एक समय के बाद वह क्रिमिनल से ज्यादा शैडो बन गया। ऐसा नाम जो हेडलाइंस में था लेकिन कैमरा पर नहीं। ऐसा आदमी जिसकी प्रेजेंस पर दावे थे लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं। ऐसा फ्यूजिटिव जिसके बारे में लोग कहते थे सबको पता है वह कहां है, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। दाऊद को पकड़ना सिर्फ दाऊद को पकड़ना नहीं था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। डी कंपनी को लेकर कई रिपोर्ट्स में हवाला, एक्सटॉर्शन, इलीगल फाइनेंस, बेटिंग, नारकोटिक्स, रियल एस्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी एक्टिविटीज से जुड़ाव बताया गया। कई इंटरनेशनल एजेंसीज और सैंक्शंस डॉक्यूमेंट्स में दाऊद और डी कंपनी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े खतरे के रूप में देखा गया। ऐसे नेटवर्क का फायदा यह होता है कि उसका लीडर सामने आए बिना भी सिस्टम चला सकता है। संदेश सीधे नहीं जाते, बीच में लोग होते हैं। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में नहीं जाता, लेयर्स में जाता है। प्रॉपर्टीज अपने नाम पर नहीं होती, दूसरों के नाम पर होती हैं। फोन पर बात नहीं होती, इंटरमीडियरीज इस्तेमाल होते हैं। ट्रैवल अपने नाम से नहीं होता, एलियस और फॉरेज डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। जब नेटवर्क इतना लेयर्ड हो तो टॉप तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1990 के दशक और 2000 के दशक में भारतीय एजेंसीज ने डी कंपनी से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की। कई एसोसिएट्स पकड़े गए, कुछ एक्स्ट्राडाइट हुए, कुछ मारे गए, कुछ राइवल्स बने। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी बदली। छोटा राजन दाऊद राइवलरी जैसी चीजों ने अंडरवर्ल्ड इक्वेशन बदल दी। लेकिन दाऊद खुद भारतीय कस्टडी में नहीं आया। यही फ्रस्ट्रेशन इस मैनहंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। कई बार लगता था कि एजेंसीज करीब हैं, कई बार रिपोर्ट्स आती थीं कि टारगेट ट्रेस हुआ, कई बार कहा गया कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन अंत वही, दाऊद नहीं पकड़ा गया। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या दाऊद की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी है? नहीं, यह कहानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी है। यह स्टोरी इंटेलिजेंस लिमिटेशंस की भी है।
ये स्टोरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एवोल्यूशन की भी है। ये स्टोरी स्टेट डिनायल और डिप्लोमेटिक प्रेशर की भी है। और ये स्टोरी उस मिथ मेकिंग की भी है जो किसी फ्यूजिटिव को इंसान से सिंबल बना देती है। जितना समय गुजरता गया, दाऊद आदमी कम और सवाल ज्यादा बनता गया। इन सवालों का पब्लिक डोमेन में फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन वेरीफाइड फैक्ट्स इतने जरूर हैं। दाऊद भारत में 1993 मुंबई धमाकों से जुड़े मामलों में वांटेड है। उसका नाम इंटरनेशनल सैंक्शंस लिस्ट्स में शामिल है। भारत ने लंबे समय से दावा किया है कि वह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी डिनाई की है और आज तक वह भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने पेश नहीं हुआ। अब मैनहंट की सबसे बड़ी समस्या समझिए, टाइम। समय फुजिटिव का दुश्मन भी होता है और शील्ड भी। शुरुआत में टारगेट एक्टिव होता है, मूव करता है, कम्युनिकेशन करता है, मिस्टेक्स हो सकती है। पुराने दोस्त, पुरानी हैबिट्स, पुराने ठिकाने ऑल ट्रेसेबल होते हैं। लेकिन डेकेड्स बीतने के बाद टारगेट लो प्रोफाइल हो सकता है। उसकी पब्लिक अपीयरेंस बंद हो सकती है। उसकी पुरानी फोटोज आउटडेटेड हो सकती हैं। उसका चेहरा बदल सकता है। उसकी हेल्थ बदल सकती है। वह डायरेक्ट कमांड देना बंद कर सकता है। नेटवर्क उसके नाम से चल सकता है, लेकिन वह खुद इनविजिबल हो सकता है। ऐसे में पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। एक फुजिटिव जितना लंबा समय बाहर रहता है, उसके चारों तरफ उतनी लेयर्स बनती जाती हैं। पहली लेयर सिक्योरिटी, दूसरी लेयर मनी, तीसरी लेयर एलियसेस, चौथी लेयर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के क्लेम्स, पांचवीं लेयर मिस इन्फॉर्मेशन, छठी लेयर मिथ। और मिथ सबसे खतरनाक लेयर है, क्योंकि जब आदमी मिथ बन जाए तो सच और अफवाह अलग करना मुश्किल हो जाता है। दाऊद के मामले में यही हुआ। किसी ने कहा वह बीमार है, किसी ने कहा वह मर गया, किसी ने कहा वह एक्टिव है। हर क्लेम हेडलाइन बना, लेकिन क्लोजर नहीं आया। यही वजह है कि 30 साल से दाऊद पकड़ा क्यों नहीं गया। सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह भारत की सबसे लंबी अनरिजॉल्व्ड फुजिटिव स्टोरीज में से एक का केंद्र है। इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। इसके कई कारण हैं। पहला, क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लिकेशंस। अगर टारगेट दूसरे देश में हो और वह देश ऑफिशियली खून प्रिंट न करे तो नॉर्मल अरेस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। दूसरा, डिप्लोमेटिक बैरियर। किसी फुजिटिव को वापस लाने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, फॉर्मल लीगल कून ऑपरेशन चाहिए। तीसरा, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की कमी। ओल्ड लोकेशन और रियल टाइम टारगेट में बहुत फर्क है। चौथा, नेटवर्क प्रोटेक्शन। पैसा, आदमी, एलाइसिस और कम्युनिकेशन लेयर्स टारगेट को इनविजिबल बनाते हैं। पांचवा, पॉलिटिकल कॉस्ट। हाई प्रोफाइल फॉरेन ऑपरेशन बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन सकता है। छठा, मिस इन्फॉर्मेशन। फेक रिपोर्ट्स, रूमर्स और कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स एजेंसीज को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। सातवां, टाइम। 30 साल में टारगेट की विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद मैनहंट खत्म नहीं हुआ, फाइल बंद नहीं हुई। दाऊद का नाम अब भी भारत की वांटेड लिस्ट और सिक्योरिटी डिस्कस में बना हुआ है। यही इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। कई क्रिमिनल्स पकड़े गए, कई गैंग्स टूट गए, कई नेटवर्क्स खत्म हुए, कई अंडरवर्ल्ड नेम्स इतिहास बन गए, लेकिन दाऊद की फाइल अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। और शायद इसी वजह से उसका नाम सिर्फ क्राइम हिस्ट्री नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी मेमोरी का हिस्सा बन गया है। एक जनरेशन ने उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के राइज में सुना। दूसरी जनरेशन ने 1993 ब्लास्ट्स और मैनहंट के संदर्भ में सुना। तीसरी जनरेशन उसे एक मिस्ट्री की तरह सुनती है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में हर कोई कुछ जानता है, लेकिन पूरा सच किसी के पास नहीं। यही है द घोस्ट नोबडी कुड फाइंड। कहानी के अंत में सवाल फिर वहीं लौटता है, क्या दाऊद कभी पकड़ा जाएगा? हो सकता है, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बदले, अगर होस्ट कंट्री कून ऑपरेशन करे, अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिले, अगर लीगल रूट खुले, तो किसी भी फ्यूजिटिव का मैनहंट खत्म हो सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि यह केस उसी तरह अनरिजॉल्व्ड रहे जैसे कई इंटरनेशनल फुजिटिव्स की फाइल्स रह जाती हैं, वांटेड, सैंक्शन्ड, डिस्कस्ड, लेकिन नेवर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। दाऊद इब्राहिम आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसे एजेंसीज पूछती हैं, जर्नलिस्ट्स पूछते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स पूछते हैं और आम लोग भी पूछते हैं। वह है कहां? अगर लोकेशन पता है तो अरेस्ट क्यों नहीं?
अगर लोकेशन पक्की नहीं तो इतने सालों के दावे क्या कहते हैं? और अगर वह कभी पकड़ा नहीं गया तो क्या यह मैनहंट हमेशा अधूरा रहेगा? 30 साल पहले एक शिकार शुरू हुआ था, आज भी वह खत्म नहीं हुआ। और शायद इसी अधूरेपन ने दाऊद की स्टोरी को इतना लंबा, इतना डार्क और इतना रहस्यमयी बना दिया है। क्योंकि हर मैनहंट का एक अंत होता है, किसी की गिरफ्तारी, किसी की मौत, किसी का सरेंडर, या कम से कम एक ऑफिशियल क्लोजर। लेकिन दाऊद की कहानी में क्लोजर नहीं है, बस फाइल है, सवाल है, क्लेम्स हैं, डीनियल्स हैं और एक नाम है जो समय के साथ आदमी से ज्यादा शैडो बन गया। अंत में बात यही है कि क्राइम चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क बना ले, कानून की फाइल कभी पूरी तरह मरती नहीं। वह खुली रहती है, इंतजार करती है सही समय, सही सूचना और सही मौके का। दाऊद इब्राहिम की कहानी हमें यह भी बताती है कि अपराध की दुनिया में पैसा और डर भले कुछ समय तक पावर दे दें, लेकिन वे इंसान को नॉर्मल लाइफ से काट देते हैं। जो आदमी कभी अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, वह डिकेड्स से पब्लिक लाइफ से गायब एक हंटेड फिगर बन चुका है। कानून के सामने न सही, लेकिन इनविजिबिलिटी भी एक तरह की कैद होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है। एक आदमी जिसे पकड़ने के लिए कई एजेंसीज लगी रहीं, वह आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन वह खुलकर जी भी नहीं पाया। तो सवाल फिर वही, दाऊद कहां है? कौन उसकी मदद करता रहा? क्या वह कभी पकड़ा जाएगा या यह शिकार हमेशा अधूरा रहेगा? आपके हिसाब से दाऊद की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उसकी लोकेशन, उसका प्रोटेक्शन नेटवर्क, या यह कि इतने सालों बाद भी उसका नाम खत्म क्यों नहीं हुआ? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।